वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पेट एग्जाम करवाया जा रहा है, ठीक है, उसका हम लोग करंट अफेयर यहाँ पर देख रहे थे। देखिए घटना चक्र की ये बुक है, इसमें जो है बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसमें जो है 1 साल का करंट अफेयर दिया गया है, ठीक है, 20 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2021 तक। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है, इसमें सारा करंट अफेयर तो आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। सूचकांक वगैरह देख लीजिए, भारत के सारे सूचकांक जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी सूचकांक इंडेक्स वगैरह हैं और महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वगैरह सारा कुछ यहाँ पर बहुत डिटेल में कवर है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो देख लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। आर्थिक प्रदेश यहाँ पर देखिए आप, हम लोग आर्थिक प्रदेश को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर कर लिया है। आज हम लोग आर्थिक करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारा कुछ कवर करवाया जा चुका है। देखिए आज हम लोग राजकोषीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 28 जून 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए घोषित योजना ऋण गारंटी योजना की राशि कितनी है? तो 1.1 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। यहाँ से हम लोग केंद्रीय बजट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा नए दशक का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया कब? तो 1 फरवरी 2021 को। देखिए ये इस बार 1 फरवरी को पेश किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उससे अमूमन होता क्या था कि 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, लेकिन इस वर्ष 1 फरवरी को पेश किया गया, ठीक है। 1 फरवरी 2020 को पेश केंद्रीय बजट भारतीय बजट इतिहास का ये पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है, ठीक है। इसमें निर्मला सीतारमण जी ने जो है टैबलेट में पूरा बजट पढ़ा था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत बजट का राजस्व घाटा कितना है? तो ये कितना है राजस्व घाटा? देखिए यहाँ पर आप लोग, चाहे ये आप लोगों को याद होना हो, पर इसको आप लोग जीडीपी के परसेंट के रूप में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 5.1% है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा भी जीडीपी के 6.8% है, ठीक है। और राजकोषीय घाटा 2020-21 के लिए, देखिए ये राजकोषीय घाटा 2021-22 के लिए है, ठीक है, 6.8%। और 2020-21 के लिए, ये मतलब पिछले वर्ष के लिए संशोधित अनुमान है यहाँ पर कितना है? तो 9.5% है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में करों से अनुमानित प्राप्त कुल 22.177 लाख करोड़ रुपए में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कितना है? तो क्रमशः 49.98% और 50.02% है, ठीक है। देखिए बजट 2020-21-22 और वर्ष 2021-22 हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का जीडीपी के संदर्भ में कितना अनुमानित है? तो जीडीपी का कितना ये प्रत्यक्ष कर कितना है? ये है 4.9% और अप्रत्यक्ष कर कितना है? तो 5% है, ठीक है, जीडीपी के परसेंट के रूप में ये। बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में करों के योगदान के संदर्भ में कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो देखिए सबसे ज़्यादा भारत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा वस्तु एवं सेवा कर था जीएसटी से प्राप्त होता है, उसके पश्चात आयकर से, फिर निगम कर से, उसके पश्चात केंद्रीय उत्पाद शुल्क और फिर सीमा शुल्क से, ठीक है। वर्ष 2021-22 में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में वह कितना है? तो देखिए कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य में 65.65% व्यय होता है, ठीक है। उसके पश्चात देख लीजिए यूरिया में कितना व्यय होता है? तो 15.89 और पोषण आधारित सब्सिडी में 5.61। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो खाद्य सब्सिडी जाती है, उसके पश्चात यूरिया सब्सिडी, फिर पोषण आधारित सब्सिडी, ठीक है। वर्ष 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान के बाद करों एवं शुल्कों में राजस्व का हिस्सा कितना है? तो ये 16% है, ठीक है। ब्याज भुगतान लगभग 20% भारत सरकार करती है जीडीपी का। बढ़ते नेक्स्ट, बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्तियों में से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली 3 शीर्ष मदें कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा देखिए जीएसटी से, फिर आयकर से, फिर निगम कर से प्राप्त होता है, ठीक है। जीएसटी से 15%, आयकर से 14%, निगम कर से 13% प्राप्त होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए आवंटित राशि कितनी है? तो 35,000 करोड़ है, ठीक है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए कितनी आवंटित राशि है? तो 64,180 करोड़ है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के लिए 5 वर्ष के लिए कितना है? तो 2,87,000 है, ठीक है, करोड़ रुपए। इसी प्रकार शहरी
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 5 वर्ष के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट है 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुआ है। तो ये क्या प्रारंभ हुआ है? 13 लाख किलोमीटर से लंबी सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है 11,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है मार्च 2022 तक। नेक्स्ट है एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। ठीक है, यह प्रारंभ किया जाएगा 2021-22 में। उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए अब इसमें कितने लोग और शामिल किए जाएंगे? तो 1 करोड़ लाभार्थी और शामिल किए जाएंगे। इससे पहले कितने लाभार्थी उज्ज्वला योजना से जुड़ चुके हैं? तो 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़ प्लस ये 1 करोड़ और जुड़ जाएगा, बराबर टोटल कितना हो जाएगा? 9 करोड़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है निवेश को आकर्षित करने हेतु कॉर्पोरेट कर की दर को कम करते हुए लाया गया है। तो विश्व में सबसे कम स्तर पर कॉर्पोरेट दर इस समय भारत में चल रही है। नेक्स्ट है संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण कार्यक्रम को मिलाकर के एक नया पोषण कार्यक्रम मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया गया है इस बार बजट में। ठीक है, देखिए यहाँ पर केंद्रीय बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे देख लिया गया है। अब हम लोग आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बारे में देखेंगे। एनएसओ द्वारा वर्ष 2019-20 में 4.2% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी में गिरावट कितनी अनुमानित की गई है? तो माइनस में 7.7% अनुमानित है। ठीक है, माइनस का 7.7%, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश में आर्थिक सुधार का स्वरूप कैसा रहेगा? तो ये वी आकार का स्वरूप रहेगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह इकोनॉमी एकदम से गिरी है उसी तरह ये कोरोना के पश्चात एकदम से उठेगी। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है उपभोग और निवेश को मजबूत वृद्धि की संभावनाओं के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर अनुमानित है कितनी? तो 11% अनुमानित है। ठीक है, WHO को द्वारा कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी घोषित किया गया था कब? तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च 2020 को सर्वव्यापी यानी कि पेंडेमिक बीमारी कोरोना को घोषित किया गया था। ठीक है, WHO के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो है फसल वर्ष 2020-21 के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2019-20 में उत्पादन की तुलना में कितना? ये 1.5% अधिक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कितना? 301 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि -7.7% अनुमानित है। इसी अवधि में प्रथम एवं द्वितीय छमाही में यह वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो प्रथम में सबसे ज़्यादा मतलब कितनी? माइनस का 15.7% और सेकेंड छमाही में कितनी रहेगी? 0.1%। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में GVA वृद्धि दर अनुमानित है कितनी? तो 7.5%। ठीक है, माइनस का। बढ़ते नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 में जीडीपी के अनुपात में सकल बचत अनुमानित है कितना? तो 30.1%। ठीक है, जीडीपी वर्ष 2018-19 में जीडीपी के अनुपात में सकल पूंजी निर्माण कितना अनुमानित है? तो 32.2%। चालू कीमतों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी अनुमानित है? तो देखिए चालू कीमतों पर 2020-21 में कितनी अनुमानित है? यहाँ पर देख लीजिए, ये अनुमानित है ये 1,26,968 करोड़ रुपये है। ठीक है, लॉकडाउन के तहत भारत सरकार और RBI के द्वारा कुल मिलाकर 29.87 लाख करोड़ रुपए को प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है, जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना है? यह 15% है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष आर्थिक एवं व्यापक पैकेज की घोषणा कब की गई थी? तो 13 से 17 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत उपायों की घोषणा की गई 12 नवंबर 2020 के तहत। ठीक है, देखिए आत्मनिर्भर जो निधि आई थी भारत सरकार की ओर से वो 3 फेज में बांटी गई थी। ठीक है, ये उसी का ये तीसरा चरण है 3.0। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 की अवधि में भारत के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन दर्शाने वाला 4 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो USA। ठीक है, उसके पश्चात बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर UK। ठीक है, ये अनुकूल व्यापार संतुलन मतलब यानी कि मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। ठीक है, भारत सरकार का किसके साथ रहा है? तो सबसे ज़्यादा USA के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर UK के साथ। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 की अवधि में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा प्रदर्शित करने वाले 4 शीर्ष राज्य कौन से? सर्वाधिक व्यापार घाटा देखिए चाइना के साथ हुआ है अपना, फिर इराक के साथ, चूँकि इराक से जो है पेट्रोलियम वगैरह आता है, फिर सऊदी अरब और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए भारतीय
फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के संदर्भ में विश्व में चीन और इटली के बाद तीसरे स्थान पर है, जबकि मूल्य के संदर्भ में यह वैश्विक स्तर पर ये 14वें स्थान पे है। ठीक है, देखिए वो मात्रा के हिसाब से तो तीसरे स्थान पे, लेकिन मूल्य में ये 14वें स्थान पे। ठीक है, ज़्यादा मूल्य का उद्योग अपने यहाँ फार्मास्यूटिकल का नहीं होता है। ठीक है, मात्रा में तो ये तीसरे स्थान पे आ जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2010 में 10 के 1.4% से बढ़ाकर 2019 में 10 वर्षों में कितनी कर ली है, तो 2.6% कर ली है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में विश्व फार्मा निर्यात की में हिस्सेदारी के संदर्भ में भारत 11वें स्थान पर है। ठीक है, जबकि शीर्ष 3 स्थान पर कौन है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यूएसए। क्या है यहाँ पर, विश्व फार्मा निर्यात में। ठीक है, 11वें स्थान पर भारत है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत के लिए शीर्ष 5 निर्यातक गंतव्य कौन से रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूएसए में निर्यात किया गया, फिर चीन में, फिर यूएई में, फिर हांगकांग, फिर सिंगापुर। तो देखिए सबसे पहले यूएसए, फिर चाइना है, ये आप लोग याद रखिएगा निर्यात के संदर्भ में। उसके पश्चात यूएई है। ठीक है, इसी तरह आयात में देख लीजिए, आयात सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, भारत में। तो आयात सबसे ज़्यादा यहाँ पर चाइना से आया है, फिर उसके पश्चात यूएसए है, फिर उसके पश्चात यूएई है। ठीक है, इसी तरह अगर निर्यात में जस्ट इसको यूएसए को यहाँ ले आएंगे हम लोग, चाइना को यहाँ, लास्ट वाले सेम रहेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 से तो जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय जो है 85,929 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्तमान कीमतों पर यह कितनी अनुमानित है, तो 1,27,768 रुपये, जो कुछ जैसा कि हमने ऊपर आप लोगों को बता चुके हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डायरेक्ट टू होम, ठीक है, प्रसारण सेवाओं के लिए स्वीकृति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है, तो ये 100% है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी 9 दिसंबर 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि कितनी रहेगी, तो वर्ष 2020 से 2023 तक। ठीक है, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये 9 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। 15वां वित्त आयोग, भारत सरकार ने 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की कब, तो 1 फरवरी 2021 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष थे, और इसका गठन जो है 27 नवंबर 2017 को किया गया था। ठीक है, इसका गठन किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार संघ के करों की निवल प्राप्तियों के वर्तमान जो है 42% की तुलना में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी कितनी है, 41%, यानी कि 1% घटा दी गई है। ये इसलिए घटाई गई है चूँकि अब जम्मू कश्मीर में जो है ज़्यादा निधि भेजी जाएगी। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की जो है प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, कोविड के दौरान वित्त आयोग, तो ये इसका शीर्षक है। ठीक है, ये शीर्षक आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 26 हेतु केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से जो है के लिए 41% की संतुष्टि की है, जबकि 14वें वित्त आयोग के लिए 42% था ये। तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में 1% का समायोजन किया गया है, कहाँ पे, तो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्यांकिकी मापदंड हेतु प्रयोग में लाया गया है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 9,752 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो कि देश भर में ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल अनुदानित राशि का कितना है, ये 16.05% है। ठीक है, नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों हेतु आवंटित राशि कितनी है, तो 4,695 करोड़ रुपए है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्य को आंतरिक हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि यह इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन है, तो बिहार है। ठीक है, आंतरिक हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश का बजट के बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का बजट कब पेश किया गया, ये 22 फरवरी को, और केंद्रीय बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया गया, दोनों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बजट 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2021-22 का आकार कितना था, ये तो 5,50,270.78 करोड़ रुपये था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट अनुमान 2020-21 में विगत वर्ष 2020 और 2021 में बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की तुलना में कितना है, क्रमशः 7.29% और 32.68% है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2021 और 22 में उत्तर प्रदेश राज्य का राजकोषीय घाटा, ठीक है, 90,729.80 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितना है,
तो ये 4.17% है, ठीक है। नेक्स्ट है कर राजस्व और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के साथ अनुपात वर्ष 2021-22 के बजट में 14.1% का अनुमानित है, जबकि 2019-20 में यह वास्तविक आंकड़ा एवं वर्ष 2020-21 में संशोधित अनुमानों में यह कितना था, क्रमशः वास्तविक आंकड़े में था 14.2% और अनुमानों में था 11.5%, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कुल अनुमानित संसाधनों में राजस्व प्राप्तियों का अंश जो है 77.5% है। इसमें राजस्व का स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय करों में राजस्व का अनुमान कितना है, तो देखिए स्वयं का कर राजस्व कितना होता है उत्तर प्रदेश में, तो ये 34.5% है और जो सेंटर बेचती है वो कितना है, वो 22.1% है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किसानों के उत्थान और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 2021-22 में क्रियान्वित की जाएगी कौन सी योजना है, तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है, ये आप लोग याद रखिएगा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये जो है स्टेट लेवल पे है। नेक्स्ट है पूर्व में संचालित पोषण मिशन के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण मिशन का क्रियान्वित किया जाएगा तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तुत बजट का केंद्र बिंदु क्या है, तो प्रदेश के समग्र समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत राज्य सरकार द्वारा जमा किया जा रहा है तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंच पर, ठीक है। नेक्स्ट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, ठीक है, यह अवधारणा 4 स्तंभों पर आधारित है, तो कौन कौन से स्तंभ है, अवस्थापना विकास, ठीक है, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं समृद्ध क्रियाकलापों का विकास। नेक्स्ट है किशोरियों एवं बच्चों के कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्रियान्वित की जाएगी तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों और किशोरियों के कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। बढ़ते नेक्स्ट है विभिन्न प्रदेशों से वापस आए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों के रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ठीक है, रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घोषित योजना कौन सी है, तो मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको भी याद रखिएगा। कामगारों श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु गठन किया गया है उत्तर प्रदेश कामगार श्रमिक आयोग, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 200 जो है 42 लाख हेक्टेयर है, इसमें से खेती की जाती है 165 लाख हेक्टेयर पे, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट कृषि, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर जो है 5.1% प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो है 644 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य जो है 15 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की, यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2020-21, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के सकल मूल्यवर्धन में योगदान कितना रहा, तो प्राथमिक क्षेत्र का कितना है 23% है, द्वितीय क्षेत्र का 26.8% और तृतीय क्षेत्र का 50.2% है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की आय कितनी है, ठीक है, तो देखिए स्थिर कीमतों पर है 44,618 और प्रचलित कीमतों पर कितना है, ये 65,704 रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में ऋण संरचनाओं का सर्वाधिक अंश किसका है, तो बाजार ऋण का है, ठीक है। मानव वन्यजीव संघर्ष और को आपदा घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो देखिए तीसरा है, सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके पश्चात अपने उत्तर प्रदेश में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 6.6 करोड़ खाते खोलने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। किसानों के देय अनुदान का भुगतान, ठीक है,
डीबीटी के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी अपना उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर 182 रुपये प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 201 रुपये कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा 201 रुपये। कितनी वृद्धि की गई है? तो 19 रुपये की गई है। ठीक है, वर्ष नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देख लीजिए। शीर्ष निवेश देशों की दृष्टि से वित्त वर्ष 2020-21 में सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष पर है। इसके पश्चात कौन सा स्थान आता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 23% और मॉरिशस 9%। ठीक है, ये अपने पूरे देश में आया हुआ है। ठीक है, ना कि यूपी में, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन से एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, क्रमशः 227% और 44%। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए डेटा। सबसे ज़्यादा कहाँ से आया निवेश? तो सिंगापुर से आया है, उसके पश्चात अमेरिका से आया है, फिर उसके पश्चात मॉरिशस से आया है। ठीक है, और वृद्धि अगर पूछा जाए तो वृद्धि सबसे ज़्यादा अमेरिका में दर्ज की गई, अमेरिका से आई एफडीआई में दर्ज हुई है, उसके पश्चात जो है ब्रिटेन से आई एफडीआई में दर्ज हुई है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में 37% हिस्सेदारी के साथ गुजरात शीर्ष पर बना हुआ है। इसके पश्चात देखिए सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आई है? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है गुजरात में आई है। उसके पश्चात कहाँ आई है? तो उसके पश्चात महाराष्ट्र में आई है, फिर कर्नाटक में आई है। तो ये राज्य भी याद रखिएगा आप लोग। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए आई कहाँ से, तो सबसे ज़्यादा आई जो है सिंगापुर से आई है। ठीक है, सिंगापुर, उसके पश्चात यूएसए। ठीक है, उसके पश्चात मॉरिशस। और आया कहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश? तो गुजरात, उसके पश्चात महाराष्ट्र, उसके पश्चात कर्नाटक। ये तीनों आप लोग राज्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये चौथा है। ठीक है, वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़ाते हुए 136 गीगावाट हो गई है, जो देश की कुल अक्षय ऊर्जा का कितना है? तो ये जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता का कितना है? ये 36% है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। यहाँ पर 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया गया नेशनल इनोवेशन पोर्टल को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल इनोवेशन पोर्टल को विकसित किया गया है तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, फाउंडेशन इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त विभाग है। ठीक है, 13 जनवरी 2021 को फेसलेस कर आकलन पद्धति के तहत फेसलेस पेनाल्टी स्कीम प्रारंभ की गई है। इसकी अधिसूचना जारी की गई आयकर विभाग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार 2021-22 में देश में वास्तविक सकल मूल उत्पाद में वृद्धि होने का अनुमान है कितना? तो 10.1% है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट किसानों की दोगुनी आय के लिए किसान कल्याण मिशन प्रारंभ करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है सबसे पहले। ठीक है, देखिए किसान कल्याण मिशन जो है यूपी द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है वह शहर जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन जो है अवसंरचना में सुधार के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य 105 बिलियन डॉलर परियोजना पे हस्ताक्षर हुए हैं। तो वो कहाँ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लिए हुए हैं। नेक्स्ट है फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, लॉन्च करने वाला वित्त मंत्रालय है, तो लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो ये रेल मंत्रालय है। क्या लॉन्च किया इसने 5 जनवरी 2021 को? फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जारी किया गया, तो 14 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आर्थिक जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते थे देखिए, यहाँ पर केंद्र का हम लोगों ने बजट देखा। ठीक है, बजट देखा, सेंटर का देखा बजट, यूपी का बजट देखा हम लोगों ने, और आर्थिक समीक्षा देखी। यूपी आर्थिक समीक्षा कहाँ की देखी हम लोगों ने? सेंटर की देखी। ठीक है, तो अब देखिए इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारा कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तब तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।